हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग जीएस के 30 क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है। और उसके साथ ही साथ इससे पहले जो है हमने 6 वीडियोस के द्वारा 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उनको हम लोग ने देखा। और आगे जो है इसकी प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस की, तो आज के वीडियोस में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, ये जो पेपर है वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का है, जिसमें हम लोग इनके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके जो करंट अफेयर्स हैं वो 2016 से रिलेटेड हैं, तो उसको मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। तो चलिए, आइए समय न गवाते हुए हम लोग इसमें इनके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स के हैं 2015-16 के समय के, तो इनको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से, बी है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से, जनजाति तथा महिलाओं से, सी है अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से, और डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो स्टैंड अप इंडिया जो ये योजना है कि 6 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की। तो ठीक है, आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। ऑप्शन ए है शिक्षण कौशल में निपुणता, बी ऑप्शन है शिक्षा की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, सी ऑप्शन है शिक्षण के संचार में माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोध के प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए है समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से। यहाँ परिसीमन का अर्थ है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे डिलिमिटेशन। तो यहाँ ऑप्शन ए है समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, बी है शोधकर्ता की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, सी है शोध समस्या की परिभाषीकरण से, और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इनका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। डिलिमिटेशन का आधार तात्पर्य यह है कि जो रिसर्चर जो अपनी रिसर्च में लिमिटेशन लगाए वो डिलिमिटेशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। ए ऑप्शन है मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, बी है मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, सी है मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, और डी मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। तो देखिए, पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन में कोई संबंध नहीं है, तो इसको चलिए अभी इसको लास्ट में देखते हैं। बी है मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। तो देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो हाँ, ये सही बात है कि मापन जो है वो क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो क्या है, बी ऑप्शन कह रहा है कि मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, तो जाहिर सी बात है ये सही होगा। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, ये भी एकदम सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो जहाँ बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि मापन और मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं ले रहे हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है, तो इससे संबंधित पद्धतियों का विश्लेषण किया जा सकता है। केवल ऑप्शन ए केवल टी परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी केवल एनोवा द्वारा, ऑप्शन सी एनोवा के साथ साथ टी परीक्षण द्वारा, और डी एनोवा द्वारा। तो फ्रेंड्स, बताएं इसका सही ऑप्शन क्या है।
तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें कि यहाँ बोला जा रहा है 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना, यानी अगर हम 2 ग्रुप्स में तुलना करने की बात कर रहे होते तो वहाँ हम टी परीक्षण लगाते, लेकिन यहाँ मोर देन 2 ग्रुप्स है तो यहाँ हम केवल एनोवा द्वारा क्या करेंगे, संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यहाँ आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए है डॉस, बी है विंडोज़ एक्सपी, सी है विंडोज़ 7, डी है एंड्रॉयड। तो फ्रेंड्स बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं सर्च फर्मवेयर, बी है सर्च विधि, सी है सर्च प्रकाश, डी है सर्च इंजन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी नेटवर्क में WLL होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है वाइड लाइन लूप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वायरलेस लो लिंक, ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन डी वर्किंग इन लो लाइन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो फ्रेंड्स बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा प्रथम पीढ़ी। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझते क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की देखिए किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का तकनीक का प्रयोग होता है, तो हमने देखा प्रथम पीढ़ी में। तो आइए देखते हैं प्रथम पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है। तो 1942 से 1955 तक। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो 1956 से 1964 तक। ठीक है, तृतीय पीढ़ी की बात करें तो ये है 1964 से 1975। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो ये 1975 से 1989 तक। और फ्रेंड्स फिफ्थ पीढ़ी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है फिफ्थ पीढ़ी जो है चल रही है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिफ्थ पीढ़ी की बात करें, ठीक है, फिफ्थ पीढ़ी की बात करें तो ये जो है 1989 से वर्तमान तक। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसमें हम क्या बताएं, अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी की तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं। द्वितीय पीढ़ी में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तृतीय पीढ़ी में हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप बोला जाता है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप बोला जाता है, IC। और चतुर्थ पीढ़ी में हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। कभी कभी इसको मिलान मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, तो आप इसको समझ जाएगा कि ये क्या लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर। और देखिए फिफ्थ में जो है हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ में वैसे भी हम लोग को पता है कि हम लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी में जो है हम अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ C++, जावा, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया एल नीनो किससे संबंधित है। तो ए है समुद्री जलधारा, बी है समुद्री लहर, सी है वायुमंडलीय क्षोभ, डी है पर्यावरणीय क्षोभ। तो फ्रेंड्स बताएं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा समुद्री जलधारा। तो देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो सामान्यतः जो एल नीनो है
वो समुद्री जलधारा से संबंधित है। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को हम क्या बोलते हैं? एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर ऊर्जा, ऑप्शन बी है वनारोपण, ऑप्शन सी है कूड़ा कचरा में ऊर्जा का रूपांतरण, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए न्यूक्लियर ऊर्जा। तो देखिए ये जो क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है ये वर्ष 2008 से प्रारंभ भारत सरकार ने क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंतर्गत वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण व सौर ऊर्जा को शामिल किया है, बल्कि न्यूक्लियर ऊर्जा को शामिल नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? क्या किसका बारे में पूछ रहा है? ओजोन क्षरण के नियंत्रण से। तो ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है टोरंटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है रियो सम्मेलन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप मतलब किसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? ए रणथंभौर, बी मानस, दूसरा मानस दिया हुआ है, तीसरा इंद्रावती दिया गया, चौथा सह्याद्री दिया हुआ है, सह्याद्री दिया हुआ है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। ऑप्शन 1 है पहला दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन है पहला दूसरा एवं चौथा सही है, सी ऑप्शन है दूसरा तीसरा एवं चौथा सही है, और डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा सही है। तो फ्रेंड्स बताएं कि इनमें से किसे किसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों को जो है क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमा नदी प्रमुख सहायक है, तो भीमा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ए है कृष्णा नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है गंगा। भीमा नदी प्रमुख सहायक नदी, यानी भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कृष्णा नदी की, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी है गंगा नदी की, ऑप्शन डी महानदी की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेगुर शब्द संबंधित है। ए है दोमट मिट्टी से, बी है लेटराइट मिट्टी से, सी है काली कपास मिट्टी से, डी है लाल या पीली मिट्टी से। तो फ्रेंड्स बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काली कपास मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया? तो ए ऑप्शन है अपाला, बी है नगानिका, सी है यशोदा, डी है महाप्रजापति गौतमी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए है 1017, ऑप्शन बी है 1035, ऑप्शन सी है 1040, ऑप्शन डी है 1055। फ्रेंड्स ये चारों ही ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, बल्कि ऋग्वेद में अगर सूक्त की बात करें तो ये है 1028। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। अगर ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत 10 मंडल आते हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, और ऋचाएँ कितनी होती हैं? अगर ऋचाओं को बताएं तो अगर ऋचाओं की बात करें तो इसमें 10,580 ऋचाएँ आती हैं। ठीक है, तो अगर ऋग्वेद में अगर सूक्त पूछे जाए तो 1028 सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं, और ऋचाएँ कितनी होती हैं? 10,580। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? ए है कर्नाटक, बी है हरिद्वार, सी है ग्वालियर, डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है 1856 में, बी ऑप्शन है 1857 में, सी ऑप्शन है 1860 में, और डी ऑप्शन है 1895 में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी?
आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 25 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के संघ के मंत्री के लिए एक पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। ए ऑप्शन है संविधान की प्रथम सूची में, बी ऑप्शन है संविधान की द्वितीय सूची में, सी ऑप्शन है संविधान की तृतीय सूची में और डी है संविधान की चतुर्थ अनुसूची में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। ए है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में, बी है सरकार को पदयोजित करने में, सी है संविधान के संशोधन में, डी है कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान के संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, और डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 क्वेश्चन पे कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो 1 सितंबर 2000, ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 2014 को, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 2014 को, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को और डी है 8 मई 2015 को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 1000 रुपये, बी ऑप्शन है 1400 रुपये, सी ऑप्शन है 1600 रुपये, डी ऑप्शन है 1900 रुपये। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन भी उस समय के करंट अफेयर्स का है जो कि हमारे बजट से संबंधित है। फ्रेंड्स इन सब टॉपिक का मैं इंडिविजुअल वीडियो ले आऊँगी। तो आशा करती हूँ इस तरह हम लोग ने 30 क्वेश्चन, जहाँ तक जितने भी है इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग ने देखा इस पेपर में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो, अगले 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।